हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग एवं संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीज एंड द डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, मोर देन 100 क्वेश्चंस है, इनके थ्रू हम ये क्लास कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में और उनकी बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आए हूँ जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिनके आगे भी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और स्किप नहीं करना। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, CET, RPSC, EO, MO, RS, हाईकोर्ट, LDC, वीडियो, RRB, SSC, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्लास का PDF आपको मिल जाएगी। क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं पहले एक क्लास पहले भी ले चुका हूँ, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विषाणु यानी वायरस के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, हमें ये पता करना है कि इनमें से वायरस के रिगार्डिंग, विषाणुओं के संदर्भ में हमेशा कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला, इनमें RNA का कोर होता है, या सेकंड है कि इनमें जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है, या इनमें प्रतिरक्षों का सर्जन नहीं हो सकता, या ये केवल परपोषी कोशिका में ही संवर्धन कर सकता है। इनमें से कौन सा हमेशा वायरस के लिए ट्रू है। तो देखो, ये स्टेटमेंट की कुछ वायरस में RNA भी होता है, किसी में DNA भी हो सकता है। जीवाणु का संक्रमण बैक्टीरियोफेज में होता है या नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये चौथा स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल फैक्ट है कि वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते, लिंक मानते। जब तक ये किसी परजीवी के अंदर, किसी होस्ट के अंदर नहीं है, उसकी कोशिका से बाहर है, तब तक ये जिंदा नहीं है। ये जीवन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है वो शो नहीं करते। तो ये केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है। जो सर्दी जुकाम होती है, साधारण सर्दी जुकाम होती है, उसका कारण क्या है इनमें से। तो हमें पता है कि ये जो फ्लू है या जो कोल्ड है, ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। तो इनमें से कौन सा वायरस विषाणु इसका कारण है। T4 विषाणु, राइनो विषाणु, या MZ विषाणु, या सिमियन विषाणु 40। सही आंसर इनमें से क्या है। तो देखो, सही आंसर यहाँ पर है सेकंड, राइनो विषाणु। राइनो वायरस जो होती है, ये राइनो वायरस की क्लास है और इसमें 3 जातियाँ आती है, A, B और C, और ये सबसे ज़्यादा हम लोगों में, मनुष्यों में संक्रमण पैदा करती है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो कि राइनो वायरस जो है वो वायरस की एक श्रेणी है, एक क्लास है। इसमें 3 जातियाँ होती है जिनको हम A राइनो B और राइनो C वायरस कहते हैं। मानव में संक्रमण, वायरस के द्वारा संक्रमण, इन्फेक्शन होने पर सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगजनक यही है। संक्रमण वायरस के द्वारा होता है और सामान्य सर्दी जुकाम भी अधिकतर इन्हीं के कारण होती है और इसकी कोई दवा नहीं है। एक सबसे सिंपल जो डिजीज़ है सर्दी जुकाम, इसकी कोई दवा नहीं है। यहाँ पर जो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं वो वायरस के अगेंस्ट नहीं बल्कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेते हैं। जब वायरस पहले संक्रमण कर देता है, हमारे प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर देता है, तो उसके बाद में बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम वो मेडिसिन लेते हैं। वायरस के अगेंस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। पीलिया में किस अंग में संक्रमण होता है। मस्तिष्क में, यकृत में, गुर्दा में, या प्लीहा में। तो पीलिया जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं और इसकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। पीलिया जो है, जॉन्डिस है, वो वायरस की वजह से होती है। और इसमें कौन सा अंग अफेक्ट होता है। तो पीलिया का संक्रमण से कौन सा हमारा अंग है जो प्रभावित होता है। मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा। तो देखो यहाँ पर सही आंसर है यकृत। जो लीवर होता है, यकृत है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। और इसका कारण क्या है कि हमारे यकृत में जो पित्त बनता है, पित्त, और वो पित्ताशय में स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पित्त का स्रावण होता है जो फूड में से वसा के पाचन में हमारी मदद करता है। तो इस पित्त में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। तो यहाँ पर बिलरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाने की वजह से वो यूरिन जो है, पेशाब में पीले रंग का होता है, स्किन में पीलापन छा जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। देखो कि पीलिया वायरस जनित यकृत का रोग है और पीलिया में रुधिर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और बिलरुबिन जो है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है
वर्णक है एक, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, जो बाइल के थ्रू, पित्त के थ्रू आमाशय में आते हैं, छोटे आंत में आते हैं। इनकी बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली और त्वचा का रंग पीला हो जाता है, मूत्र पीला हरा सा हो जाता है। उपरोक्त अगर सही उपयुक्त इलाज ना मिले तो इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निपाह के प्रकोप से केरल के काजिकोड और मल्लापुरम में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये निपाह क्या है? देखो, निपाह नाम का एक कोई जीवाणु या विषाणु है, इसकी वजह से केरल राज्य में काजिकोड और मल्लापुरम में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो ये निपाह क्या है? निपाह वायरस है कि जीवाणु है कि कृमि है कि प्रोटोजोआ क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर है वायरस। ये निपाह वायरस है और इस निपाह वायरस की वजह से वहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई थी। तो थोड़ी सी बात करते थे इसके बारे में। देखो, ये फल खाने वाले चमगादड़ और सूअरों से मनुष्य में फैलता है, ये वायरस है, ये विषाणु है, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? पोलियो, तो पोलियो का जो पोलियो वायरस है, ये पोलियो का वायरस शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है? इसके अगेंस्ट जो है WHO ने भी, जो वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, उसने पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो अभियान के नाम से चला रखे। हमारे यहाँ पर भी पहले बहुत बड़े लेवल पे चलता था, और अब हमारा कंट्री भी उन देशों में सम्मिलित हो गया जहाँ पर पोलियो का उन्मूलन लगभग हो गया। फिर भी 0 से 5 साल तक के बच्चों को टाइम पे हम जो है पोलियो की वैक्सीन देते, ओरल वैक्सीन होते, मुँह से इनको OPV ओरल पोलियो वैक्सीन देते। तो ये किस वजह से हमारे शरीर में फैलता है? मच्छर के काटने से, या किलनी के काटने से, या संदूषित खाद्य व पानी से, या लार और नाक के श्रावण से? तो यहाँ पर सही आंसर है लार और नाक के श्रावण से। लार से या नाक से जो श्रावण होते हैं श्लेष्मा का, इनकी वजह से पोलियो का वायरस हमारे शरीर में इन्फेक्ट हो सकता है, प्रवेश कर सकता है। पोलियो के विषाणु वायरस का शरीर में प्रवेश लार और नाक के श्रावण से होता है, जो रक्त और लिम्फ सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है। रक्त और लिम्फ सिस्टम को प्रभावित करता है, और ये मुख्यतः तंत्र की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये 3 डिजीज के यहाँ पर नाम लिखे हुए, इनमें क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी क्या है? तो देखो कि ये छोटे बच्चे इनसे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, या इसके लिए अभी तो कोई प्रभावशाली टीका द्रव्य विकसित नहीं हो सका है। ये सब विषाणु के द्वारा फैलते हैं, और इनके रोगाणुओं को रक्ताधान द्वारा संचारित किया जा सकता है। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर देखो, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल फैक्ट है कि ये तीनों एड्स, गलसुआ और पोलियो, ये तीनों जो है वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। एड्स HIV वायरस की वजह से होता है, गलसुआ जिसको मम्प्स कहते हैं, तो ये मम्प्स वायरस की वजह से फैलता है, और पोलियो को पोलियोमाइटिस होता है। तो ये तीनों विषाणु से फैलने वाली बीमारियां। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो गया। व्याख्या देख ले थोड़ी इसकी कि HIV वायरस और गलसुआ जिसको मम्प्स वायरस कहते हैं, और पोलियो का पोलियोमाइटिस वायरस, ये तीनों विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, विषाणु के द्वारा फैलती है? इन्फ्लुएंजा, हैजा, या निमोनिया और कुकर खांसी? तो वायरस के द्वारा इनमें से फैलने वाली जो बीमारी है वो है इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहते हैं। तो फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, फ्लू कहते हैं इसको। बाकी ये सारी जो है ये बैक्टीरिया से, जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां। हैजा, विब्रियो कोलेरी, कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरी से, और निमोनिया डिप्टोकोकस निमोनी नाम की बैक्टीरिया से, और कुकर खांसी जिसको पर्टोसिस कहते हैं। तो ये तीनों बैक्टीरिया की बीमारी हैं, और केवल एक इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। थोड़े से इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। इस रोग को फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा के वायरस संक्रमित व्यक्तियों में थूक के द्वारा, कफ के द्वारा फैलता है, और इससे सारे शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुकाम रहता है। ये फ्लू के या इन्फ्लुएंजा के लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स या छोटी माता जिसको हम कहते हैं, तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है? DNA विषाणु के द्वारा, वेरिशेला विषाणु के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, या विब्रियो कोलेरी के द्वारा। देखो, तीसरा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा ये हैजा का बैक्टीरिया है, और ये निमोनिया का बैक्टीरिया तीसरा वाला। DNA विषाणु के द्वारा, ये तो DNA मतलब ऐसे विषाणु जिनमें DNA है। तो सही आंसर यहाँ पर दूसरा है, वेरिशेला वायरस के द्वारा। वेरिशेला वायरस के द्वारा छोटी माता या चिकन पॉक्स नाम की बीमारी होती है। इसमें चकत्ते बन जाते हैं शरीर पर,
फुंसियाँ सी बन जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया वेरिशेला वायरस के द्वारा। वेरिशेला वायरस के द्वारा छोटी माता या चिकन पॉक्स उत्पन्न होती है। थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, चिकन पॉक्स होने का कारण वेरिशेला जोस्टर नाम का विषाणु होता है। तो ये नाम याद रखना, वेरिशेला जोस्टर नाम का विषाणु की वजह से चिकन पॉक्स होता है, जो रोगी में श्वास या छींकों के द्वारा प्रसारित हो सकता है। इसमें शरीर में हल्का बुखार और फुंसियाँ जैसी चकतियाँ बन जाती है। चेचक, जिसको बड़ी माता कहते हैं, चेचक ये छोटी माता है चिकन पॉक्स तो, और चेचक जिसको बड़ी माता कहते हैं वो वेरियोला विषाणु के द्वारा होती है। उसकी जो यहाँ पर स्पीसीज है वो वेरियोला नाबाली के नाम का विषाणु होता है, उसके द्वारा होती है। ये वेरिसोला जोस्टर, छोटी माता वेरिसोला जोस्टर के द्वारा और बड़ी माता वेरियोला नाबाली नाम की वायरस से होती है। 1976 ईस्वी में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने 1976 में चेचक के टीके का, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो ये भी हमने बात करी कि चेचक का टीका 1976 में किसने विकसित किया था। जोनास सॉल्क ने, डेविड स्मिथ ने, लुई पास्चर ने या एडवर्ड जेनर ने। तो सही आंसर है यहाँ पर एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1976 में किया था। अगला क्वेश्चन है डेंगू रोग का वाहक क्या है। डेंगी या डेंगू जिसको हम कहते हैं, तो डेंगू का वाहक है प्लाज्मोडियम, जीवाणु, विषाणु या मच्छर। रोगजनक क्या है जिसकी वजह से ये रोग होता है। वाहक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, रोगजनक की बात हो रही है। तो डेंगू का रोगजनक जो है वो है मच्छर। सही आंसर यहाँ पर चौथा है ये डेंगू। डेंगू ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी इसका रोग कारक जो है, कारण वो तो वायरस ही है, लेकिन रोगजनक जिसकी वजह से रोग जन्म लेता है या फैलता है तो वो मच्छर है। डेंगू की जो एडीज एडिप्टाई जो स्पीसीज होती है, मच्छरों की 2-3 स्पीसीज होती है, जैसे क्यूलेक्स मच्छर है, एनाफ्लीज मच्छर है, इसी तरह से एडीज एडिप्टाई मच्छर है। तो जो एडीज एडिप्टाई मच्छर है उसके द्वारा यह डेंगू फैलता है। तो सही आंसर यहाँ पर मच्छर है। थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में कि डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेज बुखार आता है, इसमें हड्डी तोड़ नाम दिया गया इस बुखार को। और ये वायरस जनित रोग है जो मादा एडीज एडिप्टाई के द्वारा संचारित होता है। हम ज़्यादातर मच्छर जो है वो मादा मच्छरों के द्वारा, ये मच्छरों से संचारित होने वाली बीमारियां होती है, क्योंकि उनको गर्म खून की आवश्यकता होती है, इसलिए वो हमें काटती है, हमारे रक्त का वो शक करती है, क्योंकि उनको अंडे देने के लिए गर्म खून चाहिए ताकि, इसलिए। तो मादा एडीज एडिप्टाई नाम का जो मच्छर है उसके द्वारा ये विषाणु है फैलता है। इसका विषाणु का नाम है फ्लेवी वायरस। तो डेंगू के विषाणु का नाम फ्लेवी वायरस है, उसके संक्रमण से होता है। जब ये जो मच्छर है एडीज एजिप्टाई, ये एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो इस रोग का संचरण होता है और वो डेंगू से संक्रमित हो जाता है। और डेंगू जो जमर है, बुखार है, 3 प्रकार का होता है, डेंगू जमर, और एक का नाम है रक्तस्राव जनक डेंगू जबर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है इसकी बात कर लेते हैं। डेंगू जबर और डेंगू स्राव जनक, डेंगू जबर 2 है। तो डेंगू जमर की बात करते हैं। सबसे पहले डेंगू की क्या सिम्टम्स होते हैं कि अचानक तेज़ बुखार आता है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमारा 98.7 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। वैसे 37 डिग्री होता है सेल्सियस में, 37 डिग्री सामान्य तापमान, और 98.7 ये नॉर्मल फ़ारेनहाइट में है। तो 100 डिग्री के आसपास आने पर बुखार माना जाता है। तो तेज़ फीवर होता है 104 से 105 फ़ारेनहाइट, और ये 4 से 5 दिन तक बना रहता है। डेंगू में तेज सिर दर्द होता है, जोड़ों में और मांसपेशियों में और शरीर में दर्द होता है। आंखों के पीछे दर्द होता है, जो आंखों की गति के साथ और तेज होता है। तो आंखों में पीछे की साइड में दर्द होता है। उबकाई और उल्टी आना, ये इसके लक्षण है। अब जो रक्तस्रावी डेंगू फीवर है उसकी बात करते हैं। रक्तस्रावी डेंगू के क्या क्या लक्षण है कि पेट में लगातार तेज दर्द होता है, और त्वचा पर दरारें पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं। नाक, मुंह और आंतरिक अंगों में रक्तस्राव होने लगता है, और रक्त और बिना रक्त की लगातार उल्टियाँ होती है। उल्टियाँ के साथ में खून भी आता रहता है। पीली ठंडी त्वचा हो जाती है, कमजोरी होती है, और अत्यधिक प्यास यानी मुंह बार बार सूखता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है। डेंगू का उपचार क्या है कि पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए। और डेंगू का उपचार जो है वो
टॉर्निक टेस्ट के माध्यम से किया जाता है, टॉर्निक टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ साथ हमें जो मच्छर प्रतिकर्षण है, मच्छरों को भगाने वाले जो भी है रासायनिक और फिजिकल जो भी मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये चीज़ों का अपना प्रयोग करना चाहिए और अपने शरीर को ढक कर रखना चाहिए। ये डेंगू के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वायरस के द्वारा होती है। इनमें से कौन सी बीमारी है, कौन सा डिजीज़ है जो वायरस के द्वारा होती है? टाइफाइड, हैजा या दाद या डेंगू बुखार? तो देखो अभी हमने डेंगू की बात की थी। डेंगू जो फ्लोरी नाम के वायरस से होता है, फ्लेवी वायरस से होता है डेंगू। तो डेंगू इसका सही आंसर है। बाकी दाद, खाज, खुजली ये फंगस से होती है, कवक से होने वाली बीमारी है। हैजा और टाइफाइड जो है ये दोनों बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है, इनमें से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज या दस्त? तो देखो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और दस्त जो है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। रेबीज रेबडो वायरस की वजह से होने वाली हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, पागल कुत्ते या बिल्ली या बंदर के काटने से ये बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया रेबीज, थर्ड आंसर यहाँ पर ठीक है। ये वायरस से जनित बीमारी है। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। देखो कि रेबीज जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है, और उसके लार में लाइसा वायरस टाइप 1 रहता है। लाइसा वायरस होता है, इसका जो वायरस है उसका नाम है लाइसा, रेबीज का लाइसा वायरस, या इसको रेबडो वायरस भी कहा जाता है, जो कुत्ते के काटे जाने पर लार के साथ मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। और यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, फोबिया यानी डर, हाइड्रो यानी पानी, तो पानी से डर लगता है इसमें पेशेंट को। वायरस जनित बीमारियों के लिए दुनिया का सबसे पहला टीका, रेबीज का टीका जो है वो रूई पास्चर ने 6 जुलाई 1985 में विकसित किया था। देखो वायरस के अगेंस्ट डिजीज नहीं थी पहले, तो वायरस के अगेंस्ट जो वायरस के अगेंस्ट पहले टीका नहीं था, वैक्सीन नहीं था। तो वायरस के अगेंस्ट जो सबसे पहले टीका बनाया, जो वैक्सीन बनाई, वो लुई पास्चर ने बनाई 6 जुलाई 1985 में। अतः इन्हें लुई पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज अलर्ट किसके द्वारा होता है? रेबीज किसके द्वारा होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक फंगस के द्वारा या शैवाल के द्वारा? तो अभी हमने रेबीज की बात करी थी, ये वायरस से होता है, और इस वायरस का नाम लाइसा वायरस है, लाइसा वायरस टाइप 1, या इसको रेबडो वायरस भी कहते हैं। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार जो बीमारी है ये किसके द्वारा होती है? ट्रेट्सी मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, या सिक्ता सैंड फ्लाई के द्वारा? तो देखो कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसका जो मेन संचारी है वो संचारी है सिक्ता मक्खी, सैंड फ्लाई की वजह से ये फैलता है, सिक्ता मक्खी या सैंड फ्लाई। कालाजार सिक्ता मक्खी से संचारित होता है। कालाजार का सबसे ज़्यादा असर हमारे प्लीहा पर, लीवर पर और मेरुरज्जु पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है वायरस जनित संक्रामक रोग है, इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला संक्रामक इन्फेक्शस डिजीज कौन सी है? मोतीहरा यानी टाइफाइड, हैजा, कोलेरा, खसरा, मिजल्स और TB? तो देखो यहाँ पर जो मिजल्स है वो खसरा, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। मिजल्स, खसरा जिसको कहते हैं, मिजल्स या खसरा मिजल्स वायरस की वजह से। बाकी इन जो है ये तीनों बीमारियाँ बैक्टीरिया से होने वाली है। TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको कहते हैं, हैजा, कोलेरा जिसको विब्रियो कोलेरी की वजह नाम की जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से। मोतीहरा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया खसरा मिजल्स, जो वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी है। खसरा वायरस जनित रोग है जो बच्चों में नाक से निकलने वाले म्यूकस और श्रावण से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? ये कई बार न्यूज़ में बहुत दिनों तक सुर्खियों में रहा था। तो ये बीमारी किससे संबंधित है? एड्स से, मलेरिया से, डेंगू वायरस से, या स्वाइन फ्लू से? तो ये देखो स्वाइन फ्लू इसका नाम है, H1N1। एक बर्ड फ्लू भी था, बर्ड फ्लू से ही ये उसी से रिलेटेड ये वायरस है H1N1। तो H1N1 है ये वायरस है, कौन सा वायरस है? स्वाइन फ्लू का
स्वाइन फ्लू एक नाम महामारी के रूप में फैली थी कभी ये। तो स्वाइन फ्लू को H1N1 नाम से भी जाना जाता है और ये वायरस बीमारी का जनक जो है सूअर को माना जाता है, इसलिए इसको सूअर लू भी कहते हैं। ये वायरल बीमारी है और एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, संक्रामक बीमारी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। देखो मलेरिया का जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम है और प्रोटोजोआ है, और इसका जो वाहक है, संवाहक है, जो रोगजनक है वो मच्छर है। और मच्छरों में 3 जातियां होती है, क्यूलेक्स, एजीज, एडीज एजिप्टाई और एनाफ्लीस। तो एनाफ्लीस की वजह से ये फैलता है। तो और मैंने बताया आपको कि मादा मच्छर ही हमें काटते, तो नर एनाफ्लीज नहीं है, मादा एनाफ्लीज। एनाफ्लीज में मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो एक बार मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट के कारण होता है, यानी इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको स्पोरोजाइट कहते हैं, इनके द्वारा होती है। इसमें प्लाज्मोडियम श्रेणी के जंतु जैसे प्लाज्मोडियम, इसमें मेन जो है प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज है, उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार का मलेरिया होता है। तो कुछ 5 स्पीसीज इसकी होती है, मुख्यतः 4 स्पीसीज से हमें मलेरिया फैलता है। कौन कौन से स्पीसीज है उनकी बात करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये प्रजातियां जिनसे हमें मलेरिया होता है। और इनमें सबसे खतरनाक जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस। और ये इसमें दिमागी मलेरिया होता है, यानी दिमाग को, ब्रेन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये सबसे खतरनाक है इसकी स्पीसीज। बाकी ये मलेरी जो है ये सामान्य है, इसमें ज़्यादातर मलेरिया जो इस मलेरिया की वजह से होता है। तो ये मलेरिया फैलाने वाली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की। मलेरिया रुधिर में प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। इनमें सर्वाधिक खतरनाक जो दुर्दम जो है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। तो इसकी बात हमने कर चुके। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है। प्लाज्मोडियम परजीवी हम तक कैसे आता है, टिक के द्वारा, मच्छर के द्वारा, मक्खी के द्वारा या जुए के द्वारा। तो इसका भी हमने बात कर ली थी कि ये मच्छर से होने वाली, फैलने वाली बीमारी। और मच्छर में कौन सा मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया सेकंड स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया का वाहक प्रकोष्ठक कौन है। वाहक प्रकोष्ठक कौन सा है, मादा क्यूलेक्स, नर एंडीज, नर एनाफ्लीज या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो नर है ही नहीं, केवल मादा है। अब मादा में से केवल यहाँ पर दिया है मादा क्यूलेक्स, तो ये गलत है। हमारे अंदर जो मलेरिया का वाहक है वो मादा एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स नहीं है, मादा एनाफ्लीज है। तो ये भी सही है, तो ये भी गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही जो मलेरिया का वाहक है वो कौन है, मादा एनाफ्लीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है। इनमें से वे कौन सा रोग है जिसका रोग कारक जो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी होती है। टाइफाइड, निमोनिया या स्वाइन फ्लू या मलेरिया। तो देखो टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, साइनोला टाइफी। और निमोनिया डिप्टोकोकस निमोनिया ही बैक्टीरिया है। स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और प्लाज्मोडियम की भी हमने बात कर ली। तो मलेरिया यहाँ पर चौथा ऑप्शन ठीक है। अगला है दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, सबसे खतरनाक वाला मेलिग्नेंट मलेरिया जिसको कहता है वो कौन सा। तो 4 स्पीसीज बताई मैंने आपको प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम विवेक्स। इनकी वजह से हम लोगों में फैलता संक्रमण। तो इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक दुर्दम जो है वो माना जाता है फेल्सीपेरम को, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसकी वजह से दिमागी मलेरिया होता है, ब्रेन हमारा अफेक्टेड होता है। तो सही आंसर यहाँ पर है थर्ड, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस सबसे दुर्दांत या खतरनाक मलेरिया माना जाता है। अगला है कि कुनेन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। कुनेन से उपचार किया जाता है मलेरिया का। तो यह औषधि जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, यीस्ट से, बैक्टीरिया से या आवर्तबीजी पादप से या शैवाल से, किसके द्वारा होती है। तो देखो कुनेन जो है वो सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना। और ये एक आवर्तबीजी पादप है। तो सही आंसर यहाँ पर है आवर्तबीजी पौधे की छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मलेरिया रोग में ठंड के साथ साथ तेज बुखार और तेज पसीना आता है। मलेरिया के बचाव के लिए डीडीटी का प्रयोग या बीएचसी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी की फुल फॉर्म याद रखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईइथेन।
इसका छिड़काव करना चाहिए, मच्छरों को समाप्त करना चाहिए। और कुनेन जो औषधि है, दवा है, वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। कुनेन के साथ साथ क्लोरोक्विन दवा उपयोग में ले लेते हैं। इसके अलावा देखो गंबूशा फिश को तालाब में छोड़ा जाता है। मछली है जो इनके लार्वा को, जो लार्वा है प्लाज्मोडियम का, उसको खा जाएगी ये मछलियाँ, और तालाब में प्लाज्मोडियम को फैलने से रोक देगी। तो गंबूशा फिश को तालाब में या पानी में छोड़ देना चाहिए ताकि मच्छरों को समाप्त किया जा सके, उनका नियंत्रण किया जा सके। और इसी पर अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि वह कौन सी मछलियाँ हैं जो मलेरिया नियंत्रण के लिए काम में आती है। गंबूशिया, रोहू या ट्राउट, कौन सी है? 1 और 2, 2 और 3, या केवल 1 या 1, 2, 3 तीनों? सही आंसर है गंबूशिया फिश। गंबूशिया फिश प्रजाति गंबूशिया जो मछलियाँ इन मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। और जब मच्छरों के लार्वा नहीं बचेंगे तो वो मच्छर आगे संक्रमण नहीं फैलाएंगे, प्लाज्मोडियम के वाहक नहीं बनेंगे। तो सही आंसर है यहाँ पर थर्ड है, केवल गंबूशिया फिश। अगला है कि मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। मलेरिया में अभी हमने लक्षणों की भी बात कर ली, तो कौन सा लक्षण नहीं है? ठंड लगना लक्षण है, अत्यधिक पसीना आना ये भी लक्षण है, तेज बुखार होती है ये भी लक्षण है, और लकवा ये नहीं है। तो लकवा सही आंसर हो गया ये। बाकी ये तीनों होते हैं। फ्रिक्वेंटली बुखार आता है, बार बार हर 8 घंटे बाद में फिर से तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, अधिक पसीना आना और तेज बुखार आना, ये मलेरिया के सिम्टम है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र से विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र किन किन चरणों से गुजरता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना आप ही। ये जाइगोट से स्टार्ट होता है। जो गैमेट होते हैं, जब दोनों गैमेट मिलकर जो फर्स्ट बनाएंगे वो जाइगोट होगा, युग्मनज होगा, और जाइगोट से लास्ट जो बनेगा वो स्पोरोजाइट बनेगा। स्पोरोजाइट जो आगे संक्रमण फैलाएगा। तो जाइगोट से स्टार्ट करके स्पोरोजाइट पर खत्म कर दो, तो जाइगोट से स्टार्ट करके स्पोरोजाइट पे, ये सही है। जाइगोट के बाद में यूकाइनेट से ऊसिस्ट, और ऊसिस्ट से स्पोरोजाइट। तो सही आंसर सेकंड है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि रोगवाहक मच्छर संक्रमित मानव को दंशन द्वारा जब डंक मारता है तो मलेरिया रक्त से मलेरिया परजीवी को ग्रहण कर लेता है। जिसके पास मलेरिया, उससे वो परजीवी को उसने मच्छर ने ग्रहण कर लिया। अब वो रक्त कोशिकाओं में उपस्थित परजीवी के नर और मादा जननाणु जिनको गैमेटोसाइट्स कहते हैं वो मच्छर के पेट में विकसित होंगे। अब वो दोनों गैमेट्स जो मच्छर के पेट में विकसित हो रहे, और फिर वो संयुग्मित होकर युग्मक जो है वो जाइगोट बना लेंगे, युग्मनज बना लेंगे, जो मच्छर के उदर के पेट की दीवार में पलने लगते हैं। परिपक्व होने पर ये फटते हैं और इनसे निकलने वाले जो जीवाणु है उनको स्पोरोजाइट कहते हैं, स्पोरोजाइट। अब ये स्पोरोजाइट अगले में दूसरे के ब्लड में चले जाएंगे, दूसरे मनुष्य के, और वहाँ उसको संक्रमण कर देंगे। स्पोरोजाइट मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं, और जब ये मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसकी लार में से ये स्पोरोजाइट उस के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर वो उसको संक्रमित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग संबंधित है। पायरिया किससे संबंधित है? दांतों से, त्वचा से, आंखों से, या यकृत से? तो पायरिया जो है वो मसूड़ों की बीमारी है, दांतों की बीमारी है। मसूड़े कमजोर हो जाते हैं इसमें, तो दांतों से रिलेटेड डिजीज है। और ये भी एंटमीबा एंटमीबा जिजिविलिस करके एक प्रोटोजोआ उसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की बीमारी है। अब देखो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की। कौन कौन सी बीमारियां जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होती है? तो ये 5-6 ही मुख्य बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती है, तो इनको आप अच्छे से याद रख लो। इनके अलावा बाकी वायरस और बैक्टीरिया वाली बीमारियां आएगी या कृमि वाली आएगी। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन होती है ये अच्छा चीज़ है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करना, नोट्स बना लो इसके। देखो इसको हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। 4 चीज़ें यहाँ पर, रोग का नाम और उससे प्रभावित अंग कौन सा है, और उसका परजीवी कौन सा, यानी कौन सा प्रोटोजोआ है जो उसको रोग कारक है, और उसके लक्षण क्या है बीमारी के। ये तो मलेरिया में देखो, मलेरिया का जो प्रभावी अंग है मलेरिया से, वो तिल्ली और आरबीसी से ज़्यादा प्रभावित होती है, और इसका परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम एनाफिलीज या प्लाज्मोडियम है, और एनाफिलीज तो मच्छर का नाम है, प्लाज्मोडियम इसका मुख्य परजीवी है। और इसके लक्षण ये है कि ठंड के साथ तेज बुखार आती है और पसीना आता है, ये इसके लक्षण है। पायरिया नाम की बीमारी मसूड़ों की बीमारी है, और ये एंट अमीबा जिंजेविलिस नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होती है। मसूड़ों से रक्त का निकलना इसका मुख्य लक्षण है। सोने की बीमारी, जिसमें नींद ज़्यादा आती है, सोने की बीमारी मस्तिष्क से प्रभावित होता है। और ट्रिप्नोसोमा नाम की परजीवी की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से होता है ट्रिप्नोसोमा। देखो ट्रिप्नोसोमा का सोना कर लो आप, सोना से सोने की बीमारी हो गई, ट्रिप्नोसोना से
सोना नहीं, सोमा है, तो ट्रिपनोसोमा से सोने की बीमारी होगी। बहुत गहरी नींद के साथ बुखार आता है। पेचिस की बीमारी जिसको हम कहते हैं डिसेंट्री, तो ये दस्त इसके मुख्य लक्षण है, दस्त और उल्टियाँ। तो दस्त उल्टियों वाली बीमारी जो ज़्यादातर आंतों की बीमारी होती है, इंटेस्टाइन की होती है, तो आंतों की बीमारी है। और एंट अमीबा हिस्टोलिका, देखो एंट अमीबा जिजेविलिस ये पायरिया है, एंट अमीबा जिजेविलिस। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हिस्टोलिटिका पेचिस की का रोग कारक है, प्रोटोजोआ है। प्लाज्मा और खून के साथ दस्त लगना, ये पेचिस के मुख्य लक्षण है। काला जवर अस्थि मज्जा की बीमारी होती है, बोन मेरो, और लिस्मेनिया डोडावानी की वजह से होती है। लिस्मेनिया डोडावानी नाम के परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और तेज बुखार इसका सिम्टम है। तो ये कुछ प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? एस्केरियासिक लेब्रिकोइनिस ये विषाणु है, साल्मोनेला टाइफी ये माइकोप्लाज्मा है, या एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये प्रोटोजोआ है, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये जीवाणु है। तो अभी देखो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की हमने बात करी थी, ये प्रोटोजोआ है, और इसकी वजह से पेचिस डिसेंट्री नाम की बीमारी होती है, इसमें उल्टी दस्त लगते हैं, तो ये सही आंसर है। बाकी देखो एस्केरिस लेम्ब्रोडाइजिस ये विषाणु नहीं है, एस्केरिस ये कृमि होता है। साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये प्लाज्मोडियम जो है ये भी प्रोटोजोआ की बीमारी, मलेरिया जिसकी वजह से होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया थर्ड। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, अमीबाइसिस या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबाइसिस जो है ये अमीबाइसिस को अमीबाइसिस भी कहते हैं। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एक माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जो अपना जीवन पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में बिताता है। इसके कारण पेचिस की बीमारी होती है, पेचिस इसको कहते हैं डिसेंट्री। ये परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है, और ये प्रदूषित जल से हमारे शरीर में पहुंचता है। किसी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण अमीबाइसिस नाम की बीमारी होती है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा की एक प्रजाति है, अमीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है उसकी वजह से होती है पेचिस। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना क्या संकेत करता है? अगर पेयजल में, पानी में अगर एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया प्रादुर्भाव, या प्रदूषित जल, या स्वच्छ जल, या कार्बनिक द्रव्य के क्षय। तो प्रदूषित जल है इसका पाया जाना, क्योंकि इसकी वजह से पेचिस नाम की बीमारी हो जाएगी, डिसेंट्री हो जाएगी, उल्टियाँ और दस्त होना। मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा था? देखो मलेरिया, पीत जवर और कैंसर कौन सा होता है? देखो मलेरिया होता है, कन्फर्म है, मलेरिया की बातें हमने कर ली। एनाफ्लीज की वजह से, मादा एनाफ्लीज की वजह से। कैंसर ये तो संक्रामक ही नहीं है, ठीक है, ये फैलता ही नहीं है एक पेशेंट से दूसरे में, तो ये होगा नहीं। अब पीत जवर क्या है इसकी बात करेंगे, तो पीत जवर मैं आपको बता दूं मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, इसकी बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया मलेरिया और पीत जवर दोनों मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन सेकंड 1 और 2 सही है। थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो पीत जवर येलो फीवर एक संक्रामक और तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है। इसमें जवर होना, तेज बुखार, वमन, उल्टी और मंद नाड़ी चलना, मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति होना, रक्त स्राव होना और पीलिया के लक्षण होते हैं। पीलिया जैसे लक्षण होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। इस रोग का कारण एक सूक्ष्म जीवी विषाणु होता है और इसका संवहन एडीज एजिप्टाई स्टोगोमिया फासियाटा जाति के मच्छरों के द्वारा होता है। तो ये मच्छर यहाँ पर एडीज मच्छर है, एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर की वजह से पीत जवर जो येलो फीवर है वो फैलता है और इसका कारण जो है वो वायरस ही है। और ये बीमारी जो है ना पीत जवर, ये कर्क और भूमध्य रेखाओं के बीच स्थित अफ्रीका और अमेरिका के भूभागों में अधिक फैलती है, वहां पर इसका प्रकोप ज़्यादा है पीत जवर का। अगला क्वेश्चन है, पीत जवर येलो फीवर है विषाणु जनित, जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित? तो अभी हमने बात करी पीत जवर है वो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो गया, विषाणु के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आमतौर पर पिस्सू फ्लीज के द्वारा फैलाया जाता है? ये कौन सी बीमारी है जो पिस्सू के द्वारा यानी फ्लीज के द्वारा फैलता है? तो चेचक या टिटनस या सन्नीपात या पीला बुखार? तो पीत जवर जिसको भी हमने बात करी थी येलो फीवर, ये पीत जवर पिस्सू के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो सही आंसर यहाँ पर हो गया पीला फीवर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
अगला क्वेश्चन है कि उल्टी दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? जब उल्टी दस्त होते हैं डिसेंट्री या इस तरह की बीमारियों में, तो वहाँ पर उल्टी दस्त के साथ में हमारे शरीर में से किस लवण की सबसे अधिक कमी होती है? हीमोग्लोबिन की, कैल्शियम क्लोराइड की, या पोटेशियम क्लोराइड की, या सोडियम क्लोराइड की? तो देखो यहाँ पर सही आंसर सोडियम क्लोराइड है, NaCl। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है निर्जलीकरण के साथ हमारे शरीर में, तो बैलेंस, जो सॉल्ट बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी लवणों का संतुलन नहीं रह पाता हमारे शरीर में। तो इसके लिए ORS घोल या इस तरह की चीज़ें या सॉल्ट हम बाहर से लेते हैं। तो मुख्यतः किन लवणों की हानि होती है उसकी बात करते हैं कि जब निर्जलीकरण होता है उल्टी दस्त में, तो हमारे शरीर में से सोडियम की, क्लोराइड की, सोडियम है, क्लोराइड है, और मैग्नीशियम है, और हाइड्रोक्लोरिक लवण है, इनकी कमी मुख्यतः होती है। और इसके साथ साथ हाथ पैरों में दर्द होना, आंतों का मूवमेंट और हार्ट की गति प्रभावित होती है। आंत का मूवमेंट और हार्ट बीट जो है ये इन लवणों की वजह से, इनके बैलेंस की वजह से होती है, तो ये गड़बड़ होती है, इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इन्फेक्शस डिजीज से रिलेटेड थे, या माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग थे। अभी एक पार्ट और बच गया है, इसी पर मैं लेकर आऊँगा अगला नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको जो कवकों के द्वारा फैलने वाली और जो दूसरी बीमारियां हैं संक्रामक, उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक जय हिंद।